आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमान सूर्यकांत जी, समादरणीय मंच पर विराजमान माननीय सतीश चंद्र शर्मा जी, माननीय जस्टिस भालाचंद्र जी, माननीय जस्टिस आलोक राधे जी, माननीय जस्टिस कोटेश्वर जी, हमारे अपने सबके, मेरे तो खास करके कई मामलों में माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान अर्जुन मेघवाल जी से मैं विक्रमादित्य पे चर्चा करता रहता हूं और उनका संबंध मध्य प्रदेश और राजस्थान से कई कारणों से उनसे ये संवाद भी होता है और ये सुखद संयोग है। माननीय चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश ने ये अवसर दिया, श्रीमान सचदेवा जी, रूसिया जी, इस अवसर में सभागार में मौजूद सभी सम्मानीय बंधुओं, मैं माननीय सूर्यकांत जी से पूछ रहा था कि ये टेक्नोलॉजी का लाभ लेने का या जोड़ने का आधुनिक समय में न्यायालय के माध्यम से कब से शुरुआत हुई, तो उनने कुछ बताया, वो अपने भाषण में उसको बताएंगे, जिसके आधार पर हमारे लिए ये न्याय की परंपरा में सरलता हुई। माननीय मेघवाल जी ने एक विषय निकाला, मैं उस पर जरूर बात करना चाहूंगा। अतीत के काल में भी न्याय के सिद्धांत के बलबूते पर विद्वत्ता के भरोसे से न्याय में सहायता पाने के लिए विक्रम और बेताल के जमाने से बात जुड़ती है। और बेताल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बेताल स्वयं अपने आप में, वैसे तो वो मध्य प्रदेश के संबंध में बात करते हैं, लेकिन न्याय में जैसे ही विक्रमादित्य की बात करते हैं तो अपने आप न्याय की शुद्धता का पैमाना हम अपने आप से गर्व से कह सकते हैं। और विक्रमादित्य के बारे में भी ऐसा माना जाता है कि उनके पिता के शासनकाल के जाने के बाद, उस समय के शकों को परास्त करने के बाद, उनने जब सब व्यवस्थाओं में सुशासन की स्थापना की तो विक्रमादित्य के नवरत्नों में बेताल का भी स्थान आता है। और बेताल उनने न्याय परंपरा के लिए अपने साथ में जोड़ना पसंद किया है। और बेताल की कहानी भी हमको मालूम है, चंदा मामा तो कई सौ कर देती है, अलग बात है, लेकिन मूलतः बेताल की कहानी 25 ही है, बेताल 25 ही। और उनकी कई कहानियों में से कई चीजों का ये हमको संदेश भी मिलता है कि कोई भी तंत्र हमको मदद करता है तो हम उसके दक्ष होना चाहिए, हम उसके हकदार होना चाहिए। इस नाते से हकदार होने के लिए वो उनकी कहानियों से हमको समझ में आता है कि बेताल साथ देने के लिए कब तैयार होगा, जब विक्रम उसके लायक होना चाहिए। एक कहानी का छोटा सा दृष्टांत जरूर मैं सुनाना चाहूंगा कि विक्रमादित्य से जब बेताल कहता मैं तेरे साथ देने को तैयार हूं, चल मेरे एक प्रश्न का भी उत्तर दे। उनने बताओ क्या है? बोले एक राजकुमारी थी, वो राजकुमारी किसी कारण से जंगल में शिकार करने गई थी और उसका देहांत हो गया। देहांत होने में घटनाक्रम ऐसा घटता कि उसका दाह संस्कार वहीं करना पड़ गया। दाह संस्कार करने के बाद के घटनाक्रम में वो बताते हैं कि संयोग ऐसा है कि उस राजकुमारी से 3 लोग विवाह करना चाहते थे। एक उसका अपना जो राजकुमार जो जिससे उसके संबंध होते थे भविष्य में वो विवाह करने की संभावना थी, एक उससे वो विवाह करना चाहता था। 2 और लोग थे, एक जमींदार था वो उससे विवाह करना चाहता था, एक और कोई उसका प्रेमी था जो उससे विवाह करना चाहता था। अब ये इसके शांत होने के बाद की घटना में वो प्रसंग उसके दिमाग पे लगाने के लिए बताता है कि संयोग से अब वो तो उसकी मृत्यु हो गई, उसका दाह संस्कार हो गया। ऐसे में बाद के क्रम में एक व्यक्ति आता है जो उसकी राख से उठा करके अपने पास ताबीज बना करके अपने गले में लगा लेता है। दूसरा बताता है कि वो उसने अपने वहां से उसकी अस्थि वगैरह विसर्जन करने के लिए अपनी उस भावना के बलबूते पर कि मैंने भावनात्मक रूप से इसको पत्नी माना, वो लेके चला जाता है। तीसरा एक और व्यक्ति है जो जहां दाह संस्कार हुआ वहीं पे झोपड़ी बनाकर रहने लग जाता है, जो वहां का बासिंदा है। अब तीनों के अपने अपने संबंध बनाने के तरीके हैं। ऐसे में वो विक्रमादित्य से बेताल पूछता कि बताओ विक्रमादित्य, तुम तो बुद्धिमान आदमी हो, ये 3 में से पत्नी किसकी हुई? इनका व्यवहार का जो आचरण का तरीका है ये अपने आप में एहसास कराएगा कि वो पहले जो झोपड़ी बना कर रहा उसकी पत्नी हुई,
दूसरा जो उसके बाकी दाह संस्कार की क्रिया में मदद करता है, या तीसरा जो उसको अपने गले में राख ले जाता है जिससे तावीज बनाता है। इन तीनों में से तुम्हारा फैसला क्या लगता है? तो जैसे मैंने कहा कि तंत्र का जानकारी भी होना चाहिए, तब तंत्र को साथ में लेने की महत्ता होती। विक्रमादित्य कहता सुनो बेताल, पहला उत्तर, अगर वो अपने झोपड़ी बना के जिसने रहा है वो उसकी बेटी हुई, क्योंकि वो बेटी अपने परिवार में घर में रहती है। दूसरा संबंध जो बता रहा हूं जिसने दाह संस्कार किया वो उसका भाई हुआ, ताकि भाई का रिश्ता वो अपने उस संस्कार के माध्यम से निभाता। और जो 24 घंटे तावीज में बनाता वो उसकी पत्नी हुई। ये विक्रमादित्य काल का उस समय का दृष्टांत हमको तंत्र के साथ अपने योजना के बलबूते पर, काम के बलबूते पर, मंत्र के आधार पर, हमारी सात्विकता से, हमारी न्याय परंपरा की इतनी उज्जवल एक से बढ़कर एक उदाहरण है। माननीय प्रसन्ना जी ने होलकर यहीं भी महारानी होलकर का उदाहरण दिया, अहिल्या महारानी का, जिनके शासन काल में मूल रूप से वो तो किसान परिवार की थी, लेकिन किसान परिवार के होने के बाद भी शासन की सुव्यवस्थाओं में अपने बलबूते पर 5 जिलों का छोटा सा उनका राज्य था, लेकिन उस राज्य के बावजूद भी अपने निजी खर्च से, सांस्कृतिक रूप से देश हमारा एक है, तो तमाम प्रकार की सुविधा हमने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर, लेकिन निजी खर्च से, और शासन के तंत्र में अपने बेटे से, पति से, हर एक किसी से भी शासन के उस व्यवस्था में किसी को भी दुरुपयोग नहीं होने दिया। ऐसे कई उदाहरण पड़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज नवाचार और तकनीक का जमाना, ऐसे में विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। और ऐसे समय में जब ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और लोकतंत्र को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे न्याय तंत्र की है, ऐसे में न्याय तंत्र ने नए नवाचारों के माध्यम से आज जो एक अलख जगाया, मैं अपनी ओर से आज इस सत्र के माध्यम से कई सारी सौगात, यहां अब जब मूक बधिरों के प्रकार से भी माननीय सचदेवा जी के माध्यम से योगदान मिला है, और कितने अलग अलग प्रकार से, लेकिन सही में ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, कागजी फाइलों की लंबी प्रक्रिया और जटिलता को समाप्त करके फाइलों के त्वरित निराकरण करते हुए बेहतर प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं समूचे प्रबंधन में अपनी ओर से बधाई देता हूं। और हमारी सरकार ने भी कई काम किए हैं जिसके बलबूते पर, जैसे साइबर तहसील के बलबूते पर हमारे कोई भी अपना पंजीयन दस्तावेज का कराते हैं तो त्वरित गति से इसका निराकरण होता है। ऐसे तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं में आज के यहां तक कि हमारी कैबिनेट में भी हमने अपनी ई फाइल चालू की है। हमारे फैसलों को लेकर के, काम करने को लेकर के जितने नवाचार मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं वो सारे जनता की सुविधा के लिए है। और ऐसे में लोकतंत्र के लिए आज के इस अवसर पर जब भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश हमारे बीच विराजमान है और हमारे अपने राज्य के अंदर के नवाचारों से मुझे भी अच्छा लगता है और आपका भी सीना 56 इंच का हो रहा होगा। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर इस समूचे आयोजन के लिए। पुनः कोटि से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for the enlightening and inspiring remarks. The gracious presence of Honorable Mr. Justice Suryakant, Honorable Chief Justice of India, is a matter of immense honor for the state of Madhya Pradesh. It is deeply heartening for us that shortly after assuming office as Honorable Chief Justice of India, His Lordship graciously made first visit to Madhya Pradesh to grace National Workshop on Legal Aid and Mediation at Khajuraho, reflecting His Lordship's affection and special bond with the state. It is with utmost humility and deepest sense of gratitude that we invite and request Honorable Chief Justice of India to kindly deliver the keynote address. Thank you. Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, my esteemed colleagues from the Supreme Court of India, Justice T. Chandra Sharma, Justice Prasanna B. Varale, Justice M. Koteshwar Singh and Justice Alok Aradhe, Shri Arjun Ram Meghwal ji, Honorable Minister of State for Law and Justice,
Government of India, Justice Sanjeev Sachdeva, Honorable Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, Justice Vivek Rashia and other my esteemed colleagues from the High Court of Madhya Pradesh on and off the dais, former Chief Justices, former judges of the High Courts, Shri Prashant Singh, Advocate General Madhya Pradesh, Shri Sunil Singh, Additional Solicitor General for India, Additional Advocate Generals, Deputy Advocate Generals, Shri Anurag Jain, Chief Secretary, Senior Police Officers and also the Senior Officers of the Prison Department, other distinguished representatives of the Government of Madhya Pradesh, Registrar General, District Judges, Judicial Officers and Officers of the Registry of Madhya Pradesh High Court, President and Officers of the High Court Bar Association, very distinguished senior advocates, members of the State Bar Council, हमारे बीच जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं, श्री आशीष पांडे हैं, मेंबर लोकसभा, श्री अशोक रोहानी, एमएलए जबलपुर, श्री जगत बहादुर सिंह, मेयर जबलपुर, very distinguished guests,